हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, आई नो दैट। सो वेलकम टू द फॉर्मूला फटाफट सीरीज। मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम लेकर आए हैं अपने इस फॉर्मूला फटाफट सीरीज के अंदर क्लास 12th के न्यूक्लियाई चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलेस एक जगह पर, जिससे आपके सारे फॉर्मूलेस रिवाइज हो जाएंगे। बट इसके पहले आपको क्या करना है, जल्दी से जाके वन शॉट वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कवर कर लेना है। उसके बाद एग्जाम टाइम पर अगर आप ये रिवाइज कर लोगे तो सारी ही चीजें आपके लिए हो जाएंगी काफी ज्यादा क्रिस्टल क्लियर। तो सबसे पहले इस चैप्टर न्यूक्लियाई में जो सबसे पहला कंसेप्ट आता है, जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है, वो होता है जो हम कंपोजिशन होता है हमारा न्यूक्लियर, उसके बारे में। कुछ देख के याद आया? तो बिल्कुल याद आया होगा क्योंकि सभी लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ सबसे पहले हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ए क्या है, जेड क्या है। तो जो ये नीचे वाला होता है ना, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पर सिर्फ कंसीडर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ये क्या है, पूरा मास का नंबर, मतलब पूरा होल मास। अगर होल मास की बात हो रही है मतलब यहाँ पर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों ही ऐड होंगे। अब इसको कैसे याद रखोगे? देखो यहाँ पर इसका जो स्टार्टिंग है एटॉमिक नंबर की वो ए से हो रही है ना, बट इसको डिनोट कर रहे हैं हम जेड से। तो आप क्या समझ लो, एटॉमिक नंबर ए से स्टार्ट हो रहा है मतलब वो ए नहीं है, वो जेड है। ठीक है, एटॉमिक नंबर ए नहीं है, जेड है। मास नंबर यहाँ पर ये किसके बराबर है, प्रोटॉन्स के, और ये ए किसके बराबर, पूरा मास है, तो प्रोटॉन्स भी होंगे यहाँ पर और न्यूट्रॉन्स भी होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी चीज हमने समझ ली। अब यहाँ पर जो एन होता है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, दैट एवरीवन नोज, तो मैं इसलिए इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं बोल रही हूँ। जेड आपका एटॉमिक नंबर है, देख लिया। एन आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ए क्या है आपका, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब इसको कई जगह पर ए है, मास नंबर है, प्रोटॉन्स को मैंने यहाँ पे पी बोला है, लेकिन ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो जेड के बराबर है, तो जेड प्लस एन भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं न्यूक्लियर नोटेशन, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, जो कि एक केमिकल सिंबल होता है किसी भी एलिमेंट का। अब यहाँ पर 1U क्या होता है, 1U आपका यूनिफाइड जो नंबर है दैट इज इक्वल टू द 1.660539 into 10 to the power minus 27 kg, एंड मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.00727। तो पहले तो आप 1U वाले को याद रखना, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.00727U। अब अगर इस U को हटाते हो केजी में कन्वर्ट करोगे तो इससे हमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो मास ऑफ प्रोटॉन है जो आपको मिलता है दैट इज 1.67262 इंटू 10 to the power minus 27 kg। क्लियर? फिर आप देख लेते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn, तो ये होता है यूनिफाइड नंबर में, यूनिफाइड एटॉमिक नंबर में 1.00866U। मल्टीप्लाई करोगे केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये निकल कर आएगा 1.6749 इंटू 10 to the power minus 27 kg। अब दोनों ही में अगर देखोगे ना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन में कितना मास में कितना कम डिफरेंस है। सिर्फ ये जो लास्ट की जो दो वैल्यू है ना, यहाँ पर ये 262 है, यहाँ पर ये 49 है, इतना ही अंतर है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, क्यों लिया है वो भी देख लो। यहाँ पर इसका जो केमिकल सिंबल है ये है 19779AU, गोल्ड का है। अब इसमें कई बार पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? तो आप यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिख लोगे 197AU 79। तो मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाला क्या है, एटॉमिक नंबर, और ए से है तो जेड है, तो ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए आपके 79। ये क्या हो जाएगा, मास नंबर,
ए, जो कि होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये आपका 197 है, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 79, यहां से आप कैलकुलेट कर लोगे अपने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इस तरीके भी कई बार क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। हमने कर लिया है, चलो देखते हैं अपना अगले। अब जैसे ही हमने न्यूक्लियस का कंपोजिशन देख लिया, हमने देख लिया इसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। सबसे पहला जो यहाँ पे फॉर्मूला आता है वो होता है साइज ऑफ न्यूक्लियस। और साइज ऑफ न्यूक्लियस की अगर बात करेंगे, सबसे पहला उसमें आ जाएगा रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, जिसका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R0 A 1/3। अब यहाँ पर ये जो A है ये वही है जो थोड़ी देर पहले देखा, दैट इज मास नंबर विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है, क्योंकि कांस्टेंट है तो वैल्यू ऑब्वियसली होगी, दैट इज 1.2 FM। व्हाट इज FM? फर्मी मीटर, और 1 फर्मी मीटर इज इक्वल टू द 10⁻⁻15 मीटर। तो हमने वही मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। क्लियर हो गया? फिर आती है बात वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है न्यूक्लियस के लिए V इज इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। और यहाँ पर जब आप R में जो है आपका रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला इंसर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4/3 पाई R0 क्यूब A। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी देख लिया। अब जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मीटर की, उसकी हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द 2.3 × 10⁻17, क्योंकि डेंसिटी है तो kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये भी हो गया। तो ये रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला याद रखना है, R0 की वैल्यू पता होनी चाहिए, एंड ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया है, नेक्स्ट फॉर्मूला जो आने वाला है इस चैप्टर में, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और हमने अपने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में यही वाला कंसेप्ट यूज किया है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी। तो मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डेल्टा M इज इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस Z MN माइनस M। ठीक है, अब यहां पर ये डेल्टा M क्या हो गया है? मास डिफेक्ट। Z क्या है आपका? यहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन्स, वो भी न्यूक्लियाई वाला, नॉट आइटम वाला, न्यूक्लियाई वाला। A मास नंबर माइनस आइटमिक नंबर, मास ऑफ न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई वाला, एंड ये हो जाएगा जो आपका मास आपका आइटम का है वो। ठीक है, अब आ जाते हैं बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्मूले पे। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला तब तक एप्लीकेबल नहीं हो सकता जब तक आपको मास डिफेक्ट नहीं पता है। तो बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेल्टा MC²। तो अब यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है डेल्टा M हो गया हमारा, क्या हो गया डेल्टा M? तो आपका हो गया मास डिफेक्ट। C² हम ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर 1U जो है आपकी जो वैल्यू आती है वो आपकी आती है U में। अब जो 1U का रिलेशन है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C² में, वो है दैट 1U इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C²। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट फॉर्मूला एक तो बाइंडिंग एनर्जी हो गई, फिर है नेक्स्ट फॉर्मूला बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो जिसको हम डिनोट करते हैं EBN से। क्यों करा? बाइंडिंग एनर्जी का तो हो गया EB, पर न्यूक्लियन है तो EBN हो गया है। EBN का होता है दैट EBN इज इक्वल टू EB अपॉन A। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर। क्लियर? अब फॉर्मूला हमने देख लिया है, जल्दी से इसके ऊपर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक एग्जाम्पल देना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इनका यूज कर रहे हैं। तो अब जो एग्जाम्पल आपके पास आया है दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, किस में करनी है वो भी मेंशन है, दैट इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ अ नाइट्रोजन न्यूक्लियस। और आपको यहाँ पर इसका एलिमेंट का आपको न्यूक्लियस कंपोजिशन दिया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो इस रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास Z है वो होगा 7, A है आपके पास 14, A माइनस Z है आपके पास 7,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम मास डिफेक्ट तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही मेंशन किया है कि बाइंडिंग एनर्जी जो कि हमारी होती है EB इज इक्वल टू डेल्टा M C²। तो विदाउट कैलकुलेटिंग मास डिफेक्ट आप कभी भी इसको नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ पर ये Z हो गया है 7। अब ये मास ऑफ प्रोटॉन है, तो इस नाइट्रोजन आइटम में जो प्रोटॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं वो है आपके हाइड्रोजन आइटम। यहां पर हो गया है 7 Mn एंड M। अब यहां पर मैंने मास ऑफ द हाइड्रोजन आइटम, मास ऑफ द न्यूट्रॉन ये आपको मेंशन कर दिया है। आपको ये खुद ही पता होना चाहिए। और कई बार जब हम पेपर्स होते हैं हमारे, उनकी स्टार्टिंग में जो टर्मिनल इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, वहां पर भी ये सारी चीजें दी हुई होती हैं। वैसे तो याद ही हो जाएगा, द डैमेज इज इक्वल टू 1.007825 U। व्हाट इज Mn? Mn इज 1.008665 U। ठीक है, तो सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करोगे। व्हाट इज दिस M? दिस इज द M ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का यहाँ पर डालोगे, सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा U के फॉर्मेट में। ठीक है, जिसको आप कन्वर्ट कर लोगे इस रिलेशन से 1U इज इक्वल टू 931.5 MEV/C²। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें आप इतने का मल्टीप्लाई करोगे। EB जो है वो होता है डेल्टा M C²। तो यहाँ पर जो भी वैल्यू है वो आपके किस फॉर्मेट में आएगी? MEV/C² मल्टीप्लाई C², ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट। आपको आपकी बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी MEV के फॉर्मेट में। कुछ लोग बोलेंगे मैम सॉल्व कर दो ना, तो यहाँ पर हम ये जो सीरीज है इसका मेन टारगेट है फॉर्मूलेज रिवाइज करना और किस तरीके से यूज हो रहे हैं वो। तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी की हुई है NCERT सॉल्यूशंस में कि किस तरीके से सब चीजें हो रही हैं, कर लोगे। मैंने पूरा कंसेप्ट बता दिया है कैसे सॉल्व करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, नेक्स्ट फॉर्मूला डिपेंड्स है इस चैप्टर में, दैट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियो एक्टिविटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ N, और ये N क्या है? ये एक नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, इन द टाइम लिमिट, यहाँ पर डेल्टा T टेंडिंग टू 0, ये यहाँ पर हमको एक टाइम लिमिट लेकर चलनी है। तो इसके रिगार्डिंग जब रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का रिलेशन होता है, दैट इज dN/dt माइनस लैम्डा N। ठीक है, तो जब आप इसको और करोगे सिंप्लीफाई तो आपको फॉर्मूला मिलता है दैट इज NT इज इक्वल टू N0 e⁻ लैम्डा T। और यहाँ पर ये जो N0 है ये है नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इन द सैंपल एट सम आर्बिट्ररी टाइम T0, और N है यहाँ पर एट एनी सब्सिक्वेंट टाइम T पर जो नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। लैम्डा क्या है? यहाँ पर रेडियो एक्टिव डिके है, और जिसको हम बोलते हैं डिके कांस्टेंट या फिर डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ग्राफ बनता है बिटवीन N रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एंड द टाइम के बीच में, वो डिके का बनता है कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पर e⁻ लैम्डा T है, और यहाँ पर इस टाइम कुछ एक पर्टिकुलर टाइम T पर हमारा NT है, वैसे हमारा N0 है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और आप कह सकते हो आपका फॉर्मूला है डिके रेट R आपको कैलकुलेट करने का किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का। तो वो R इज इक्वल टू होता है -dN/dt। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप चाहोगे जब आप dN/dt की जगह पर सारी चीजें रखोगे, N की जो वैल्यू थी वो रखोगे, तो आपको कुछ फॉर्मूला मिलता है एक्टिविटी का, R इज इक्वल टू लैम्डा N0 e⁻ लैम्डा T। और इसको, ये जो लैम्डा N0 है इसको हम बोल देते हैं R0, जो कि डिके रेट होती है एट अ टाइम T इक्वल टू 0 पर। तो अब आपका रिलेशन हो गया है एक्टिविटी का, R इज इक्वल टू R0 e⁻ लैम्डा T। कैलकुलेट कैसे क्वेश्चन आएंगे? कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जहां पर आपको डिके कांस्टेंट की वैल्यू सकता है मे बी गिवन हो, ठीक है, R0 या फिर गिवन हो, तो आप कैलकुलेट कर लोगे। अब इस एक्टिविटी की जो आपकी SI यूनिट है वो होती है आपकी बैक्यूरल, और इसकी अदर यूनिट्स भी है क्यूरी। एंड जो ये 1 बैक्यूरल है वो आपका होता है 1 डिसइंटीग्रेशन और डिके पर सेकेंड। ये 1 जो B है वो आपका होता है 1 डिके पर सेकेंड। आपको इसकी यूनिट हमेशा याद रखनी है। जब भी आप कैलकुलेट करोगे एक्टिविटी, आप नॉर्मली वहां पर बैक्यूरल
लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। एंड 1 क्यूरी को हम बोलते हैं 1 CI से डिनोट करते हैं क्यूरी को, दैट इज इक्वल टू द 3.7 इंटू 10⁻10 डिकेज पर सेकेंड, और आप कह दोगे 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरल, क्योंकि 1 डिके पर सेकेंड इज नथिंग एल्स बट बैक्यूरल, BQ, ठीक है। तो आप जब इसकी यूनिट याद रखना है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे यूनिट जरूर लगाना है। तो नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ, मतलब वो टाइम पीरियड जब कोई भी सब्सटेंस को अपनी एक्चुअल वैल्यू से हाफ कितनी देर में हो रहा है, वो टाइम पीरियड। तो यहाँ पर T हाफ का फॉर्मूला होता है ln2 अपॉन लैम्डा, और हम सभी लोग जानते हैं कि log 2 की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है हाफ लाइफ का। क्वेश्चन में आ जाएगा कि आपको डिके कांस्टेंट आपको दिया होगा और आपको निकालना होगा हाफ लाइफ, तो आप निकाल लोगे। फिर है यहाँ पर मीन लाइफ टाइम, तो जिसको हम डिनोट करते हैं टाउ से, और फॉर्मूला है इसका टाउ इज इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी t e की पावर माइनस लैम्डा t dt, और यहाँ से टाउ इज इक्वल टू आपका आता है 1 अपॉन लैम्डा, और t हाफ सभी जानते हैं क्या है ln2 अपॉन लैम्डा, एंड 1 अपॉन लैम्डा यहाँ पर जो है वो क्या है, टाउ है, तो टाउ log 2b। तो यहाँ से हाफ लाइफ और मीन लाइफ टाइम के बीच में आपको रिलेशन मिल गया है, दैट इज T हाफ इज इक्वल टू टाउ ln2, वेयर टाउ इज द मीन लाइफ टाइम, ठीक है। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है, और इसमें यहाँ पर जो ये टाइम पीरियड है क्योंकि, तो इसकी यूनिट है आपकी सेकेंड। क्लियर। तो अब बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक की जिसके ऊपर काफी सारी इक्वेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाले डिके में क्या हो रहा था, इस वाले डिके में क्या हो रहा था, तो उन्हीं के ऊपर देख लेते हैं। तो ये सबसे पहला डिके आता है हमारा अल्फा डिके। अल्फा डिके में अगर आपका जो केमिकल एलिमेंट है जिसका आपका रिप्रेजेंटेशन है ZXA, वो क्या होता है, यहाँ पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दैट डिके बाय 2, मतलब 2 इसमें कम हो जाते हैं, और मास नंबर में कितना कम हो जाता है, 4 कम हो जाता है। मतलब आपका Z हो जाता है अल्फा डिके में Z-2, A हो जाता है आपका A-4, साथ में इसके हीलियम आइटम्स भी बाहर निकलते हैं। तो ये आपका अल्फा डिके की इक्वेशन होती है। और फॉर अल्फा डिके आपकी क्यू वैल्यू देखोगे, या फिर आप कह सकते हो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी देखोगे, दैट इज इक्वल टू द दिस mx मास ऑफ x मास ऑफ y माइनस मास ऑफ हीलियम, और आप पूरा ब्रैकेट में करके c² कर दोगे। तो ये क्या है, ये न क्या है, ये आपका हो जाता है मास डिफेक्ट, कुछ और नहीं है, मास डिफेक्ट ही है। बड़ी इसको देख के ना लोग नहीं क्या हो जाएगा, मास डिफेक्ट ही है ये। अब देख लेते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल अल्फा डिके के ऊपर। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द अल्फा डिके ऑफ यूरेनियम 238U गिवन द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम, हीलियम एंड थोरियम। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, यूरेनियम आइटम को हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्योंकि ये अल्फा डिके हो रहा है तो जो हमारा आइटमिक नंबर है वो 2 कम हो जाएगा, मतलब 90 हो गया है, और जो हमारा मास नंबर है उसमें डिके कितना आएगा, 4, मतलब 234, और ये 234 जो मास नंबर है वो होता है हमारा थोरियम का। साथ में क्या रिलीज होगा, आपकी हीलियम लिख दिया। अब यहाँ पर आपको एनर्जी रिलीज निकालना है, तो आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखी, फिर आप कैलकुलेट क्या करोगे, डेल्टा एम। डेल्टा एम में क्या होगा, मास ऑफ यूरेनियम माइनस मास ऑफ थोरियम माइनस मास ऑफ हीलियम। ठीक है, लिख दिया, यही था ना, यही लिख दिया। यहाँ पर आपके पास सारे ही मासेस गिवन है, यूरेनियम का गिवन है, थोरियम का गिवन है, हीलियम का गिवन है।
अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज जहाँ पे गलतियां होती हैं, गलतियां क्या होती हैं कि अभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम लोग रिमूव नहीं करके दिखा रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन जब वो कैंसिल आउट नहीं होता है तो वो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं। ये सारा लॉजिक हमने सॉल्यूशंस वाले पार्ट में किया है, तो यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है हमने यहाँ पर लगाएंगे, आपको डेल्टा एम कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे डेल्टा एम मिलेगा आप क्यू वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे डेल्टा एम सी स्क्वायर से। यहाँ पर भी जो वैल्यू आपकी आएगी वो यू में आएगी, सब कुछ यू में है, तो आपको ये वाला लॉजिक भी यहाँ पर एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो जो आपकी वैल्यू को आप कन्वर्ट करके फिर यहाँ पर रखोगे, आपका क्यू वैल्यू निकल आएगी। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं डिके के ऊपर। तो हमने अल्फा डिके का एग्जांपल तो ऑलरेडी देख लिया है। अब देखते हैं अगला। तो अभी हमने देखा हमारा अल्फा डिके, अब अल्फा के बाद बात करते हैं बीटा डिके। तो बीटा डिके में ना दो डिके होते हैं, एक होता है आपका बीटा माइनस डिके और एक होता है आपका बीटा प्लस डिके। सबसे पहले बात करते हैं बीटा माइनस की। तो यहाँ पर जो आपका केमिकल एलिमेंट का जो सिंबल है AZX, यहाँ पर जो आपका आइटमिक नंबर है दैट गोज अप बाय 1 नंबर। तो मतलब जो Z है वो Z+1 हो जाएगा और मास नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा। साथ में इसके रिमूव होगा आपका इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो ये किस में हो रहा है? बीटा नेगेटिव वाले डिके में। मतलब यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है वो क्या दे रहा है आपको? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। अब इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आपके पास है 14(7x), ठीक है। अगर बोले यहाँ पर बीटा डिके करना है तो क्या करेंगे हम? इस 7 में जो कि हमारा आइटमिक नंबर है इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, 8 हो गया है। एंड मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, 14 रहने दिया, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बीटा प्लस डिके में। तो यहाँ पर भले ही बीटा प्लस डिके है बट यहाँ पर आइटमिक नंबर जो है रिड्यूस होगा, भले ही वो माइनस वाला था बट वहां पर प्लस हो रहा था, ठीक है। बीटा प्लस को कैसे याद रखोगे? यहाँ पर जो Z है वो रिड्यूस हो गया है और माइनस में ऐड हो गया था, उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर AZX इज इक्वल टू Z-1। आई मास नंबर में अभी भी कोई चेंज नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव था तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और यहाँ पर आपको मिलेगा पॉजिट्रॉन, मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल। यहाँ पर आपका प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल दे रहा है और इसका एग्जाम्पल है 2211x। यहाँ पर अगर आपको बीटा प्लस डिके करना है तो आपको 11 में 1 माइनस करोगे 10 मिलेगा, मास नंबर एज इट इज रहने दोगे, साथ में रिलीज होगा पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो हमने देख लिया है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपके पास बोला जाएगा कि आपको निकालना है बीटा माइनस डिके, कोई भी एलिमेंट दे देंगे, जब तक आपको पता नहीं है कि बीटा माइनस डिके में हो क्या रहा है वहां पर जो आपका Z है वो Z+1 हो जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलेगा। बीटा प्लस है तो वहां पर रिड्यूस होगा और निकलेगा क्या? पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो आज हमने अपने न्यूक्लियाई चैप्टर्स के सारे ही फॉर्मूलेस को फटाफट से रिवाइज कर लिया, एग्जांपल्स भी देखे जहां पर जरूरत थी। और जैसा कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnohub.com। थैंक यू।